सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आ गया है। इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है। अब आने वाले दिनों में क्या ये मसला हल होने जा रहा है या फिर मजीद पेचीदा होने जा रहा है? अब इलेक्शन कमीशन आगे क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब क्या इलेक्शन कमीशन लेटर इन स्पिरिट में इस पर अमल करेगा या फिर वो अपने आप को एक अलग इंस्टीट्यूशन के तौर पर कोई मौक़िफ़ लेकर सामने आएगा? क्या ऑप्शंस हैं? बल्ले का निशान चुनने वाले चीफ जस्टिस के फैसले से क्या नताइज निकले, जिसका हवाला आज की जजमेंट में दिया गया है, तफसीली फैसले में दिया गया है। दो जजेस के जो इख्तलाफी नोट थे उनकी क्या अहमियत है, उस पर भी कमेंट किया जजेस ने, इस पर भी बात करेंगे। तो इस तफसीली फ़ैसले का अदलिया के अंदर मौजूद जो तनाव है, अंदर जो कशमकश है और दीगर इदारों के साथ जो अदलिया की कशमकश है, वो क्या नतीजा निकालेगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अदर सिद्दीक साहब सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हसन रज़ा पाशा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। आई विल स्टार्ट विद यू राना साहब, क्या इस फैसले पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? देखें, अमल दरामद होना होता तो हो चुका होता। उसके लिए तफसीली फैसले की ज़रूरत नहीं थी। पहला फैसला था, फिर उसके बाद उन्होंने वज़ाती नोट दिया जिसको आज फैसले में शामिल कर लिया और आज भी तो फैसला आ गया होता कि जी इस पे अमल होना है तो हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन नोट ऑर्डर कर देता, आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। तो सिंपल सी बात है कि इसको रिव्यू तो लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की कल दोबारा मीटिंग है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह 63A रीराइट किया गया था ना, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। एक आइनी बॉडी है, उसको लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम था इनका फलां था। तो आज के फैसले में, तफसीली फैसले में आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन उनके लिए एग्जिस्टिंग, मतलब वहाँ अगर कोई रिटायर्ड जज होता तो शायद वो काबिल इज्जत ठहरता। मैं तो सीधी बात है ये कहूँगा। अब चूंकि वहाँ रिटायर्ड जज नहीं है, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो पहले दिन से आंखों में खटक रहा, बुला लो, तलब कर लो। जावेद इकबाल वो सरतापा जो साहब यहाँ थे चेयरमैन, उनको कभी बुलाया? वो नैब में क्या क्या हरकतें कहे, वीडियो तक आई उनकी बन के, किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज थे। अब मैं वो तो नहीं कह सकता कि भाई क्या है, ये रिटायर्ड जज की इज़्ज़त है, ठीक है जी करें। उन्होंने तो पाकिस्तान की नहीं की इज़्ज़त, जज साहब ने तो। जब वो पाकिस्तान की बेटियों को बुला के किस किस्म की बातें उनके बारे में, सिर्फ एक जगह पे तो नहीं आई, कमीशन में भी आई। तो अब आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? 5 इजलास अब तक हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन गौर ख़ौस कर रहा है। एक वजाहत मांगी थी, एक उन्होंने रिव्यू डाला हुआ है। दूसरे मेरा ख्याल है वो CM में कहते हैं मुतफरिक दरखास्त, वो शायद कल फैसला करके वो भी कर दें कि वो फैसला तो नहीं माना जा रहा। ये तो बड़ी क्लियर है, गवर्नमेंट भी जाएगी और स्टे मांगेंगे इस फैसले के ऊपर सारे के सारे जाके ना। जस्टिस शाइक उस्मानी का भी मैं सुन रहा था कहीं क्लिप के, अगर आईनी ब्रेकडाउन से बचाना है तो इस पर स्टे होना चाहिए। अब मसला ये है कि 184(3) का जिक्र तो कहीं नहीं किया, 187 साथ लगा दिया, बुनियादी इंसानी हकूक़ और जमहूरी डाल दिए, तो फिर रिव्यू क्यों होगा? फिर तो अपील होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत होना चाहिए। फिर तो फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। बड़ा बेंच होता है, उसके अंदर वैसे भी 13 हैं तो 17 की जज अब है या 19 लगा दें। तो अब मेरा ख्याल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, क्योंकि आज की 2 खबरें अब आ चुकी हैं कि अगले मंडे को लग गया है 63A का रिव्यू लग गया चीफ जस्टिस की अपनी सरबराही में, और अगले वीक में ही आ रहा है ऑडियो लीक्स के ऊपर जो कमीशन को काम करने से रोका गया था। तो उसमें मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे हैं जो इतला आई है, और उधर मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस ने अपने साथ शामिल किया है, जो उसके लिए नज़रसानी है, क्योंकि वो ऑथर जज भी हैं 63A के, जिसमें आइन से वो भी उड़ा दिया गया। और उससे PTI की ये सहूलतकारी हुई थी कि उनके वोट चुके डल चुके हुए थे, उनको काउंट भी नहीं किया और उन्होंने नाअहल भी कर दिया इस फैसले के नतीजे में। तो ये चीज़ें जब एक तरफ आप इंसाफ फराम करते हैं, तो आप जस्टिस मिनल्ला साहब ने, अथर मिनल्ला साहब ने कहा था ना कि ये तो 2018 में मुस्लिम लीग ने उनके साथ भी हुआ था, तो उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। बुला लेते उस वक्त के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आपने उस वक्त इलेक्शन किया था, तो एक मेरे ख्याल में बड़ा बुनियादी रास्ता बन जाता आइंदा के इलेक्शन का हवाला दे रहे हैं। नहीं जी नहीं, जनरल इलेक्शन के हवाले की बात हो रही है, डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहा हूं ना मैं, तो वो तो ज़ाहिर फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर नहीं, वो तो 63A का है ना। मैं कह रहा हूं जब आप 187
इन्वोक कर रहे थे, तो फिर आप अगर मुकम्मल जमहूरी इंसानी हकूक की बुनियादों पे एक पार्टी को इंसाफ दे रहे हैं और दूसरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, अच्छा आप उसका हवाला दे रहे हैं 63 ना जब अतर मिनल्ला साहब ऑब्जर्वेशन दे रहे थे इसमें, अब मुझे बताएं, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन क्यों गया, उसको नहीं जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया, वहाँ से इनके खिलाफ फैसला आया, इलेक्शन कमीशन क्या कि मैं आया, फिर वही सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इलेक्शन कमीशन तो अपने फैसले को डिफेंड करने गया। जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो ये है कि ये क्यों आए, इनको जाना ही नहीं चाहिए था, ये पार्टी बन गए। तो फिर अब हम कहेंगे इज्जत आप जजेस साहिबान ने भी तो एक पार्टी के हक में सारा इंसाफ दिया है। जी अजहर साहब, अब क्या ऐसी आज के फैसले से सूरत हाल बनेगी कि इलेक्शन कमीशन को हर सूरत जो है इस पर अमल दरामद करना पड़ जाएगा? आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा कि इस पर कोई अमल दरामद होगा, ना हुकूमत की टोन से और ना ही इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी कि इस मुल्क में आना, इस मुल्क में जो अदालतें हैं उनके फैसलों के साथ बेतौकीरी हो रही है। अब तो रिकॉर्ड पे आ गया ना, वो आमिर साहब भाई हैं हमारे, वो कह रहे थे आइनी बॉडी है, वो अटॉर्नी जनरल भी आइनी है, एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी है, और बहुत से लोग हैं जो आइनी बॉडी हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी रिसेंट बता देता हूँ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ट्रांसफ़र का केस था, 5 मेंबर बेंच था, सिंगल जज थे, सिंगल जज, उन्होंने वो कलअदम करार दे दिया। तो ये आइनी बॉडी का मैं बता दूं किरदार क्या है, यानी आइनी बॉडी होगी, घर बैठे अपने आइनी बॉडी, अभी तक आइन पर तामील कितनी की है। ये फैसला 70 सफ़ा जो है ना, ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इसने 5-6 इश्यूज़ बड़े सेटल डाउन कर दिए। एक तो पार्टी के हकूक़ का, यानी एक बात एस्टैब्लिश हो गई कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ से सिंबल लेना वो गलत था। अगर वो गलत था तो पार्टी के फॉर्म 33 के अंदर ये भी लिखा हुआ है, सलमान अकरम राजा की पिटीशन का जिक्र है, एक एक चीज़ जिक्र है। जब फॉर्म 33 के अंदर मांगने के लिए गए थे तो नहीं दिया। यानी हम ये तो तस्वीर का रुख कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के अपने एक्ट तो देखें। नॉमिनेशन पेपर में क्या हुआ, लोगों को घरों से उठा लिया और उसके बाद सिंबल ले लिया गया, सिंबल लेके कमाल। और ये ऑर्डर पे जिक्र है कि 13 जनवरी वाले दिन जब ये फैसला लेट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी दिन फैसला दिया कि तहरीक नजरियाती में जाना था कि नहीं जनाब एक पार्टी से इस्तीफा देके दूसरे में आएंगे। फिर कहा गया जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो मजबूरी थी हमारी, भाई हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुके ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ये जमहूरियत को मानना क्यों नहीं चाहते। आइन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह है, 66 वगैरह जो इलेक्शन एक्ट के तहत है, कोई कंसर्न नहीं है। और मैं हैरान हूँ इसका, यानी इसमें इलेक्शन कमीशन का काम ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, साफ इलेक्शन कराए। पार्टी एक इलेक्शन लड़ना चाहती है, आपने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मैंने भी नहीं कहा, ये जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि ये पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी। ये तो उनका भी है, 11 मेंबर बेंच ने यही बात कही। अब आके बड़ी क्लैरिटी के साथ 4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक तो वो कहना कि वजाहती नोट का इसका हिस्सा क्यों बनाया गया, भाई तफसीली फैसला आज जारी हुआ है, बाद के इवेंट की बात कोई नहीं हो रही, बात हो रही है 12 जुलाई को। और ये जो बाद में तरमीमी एक्ट वगैरह दिया ना, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद तरमीमी एक्ट की हैसियत ही कोई नहीं रहेगी, चूँकि आइन के आर्टिकल 51 और 66 और 106 के हवाले से बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई है। दूसरी जो बात है ना, बड़ी ज़बरदस्त बात ये की है, अपना ना इन्होंने खत लिख दिए स्पीकर नेशनल असेंबली ने, स्पीकर पंजाब असेंबली ने, स्पीकर सिविल असेंबली, यानी वही हुकूमतें डाका चोरी डकैती का माल कहती हैं हम ही दे दें, माल मसरूका हमें दे दें। भाई आपका माल मसरूका है ही नहीं, इस पे मलकियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और क्या चाह रहे हैं वो स्पीकरों ने खत लिख दिए। भाई ये पहला फैसला पहले है, इसको जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसको जरा पहले फैसले से डिस्कस करेंगे सर। और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत कर रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया पॉइंट टेकन सर। अब जरा मुझे तुम तौहीन अदालत कर चुके हो। अब डिबेट को जरा और ओपन करते हैं ना सर, आहिस्ता आहिस्ता। मैं चाह रहा था पहले तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, फिर उसके बाद डिस्कशन जरा और आगे बढ़ाएंगे। आज के तफसीली फैसले के अहम नुकात हसन रजा पाशा साहब आपके नज़दीक क्या हैं और इस पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? जहाँ तक तो इस फैसले का ताल्लुक है, तकरीबन वो जो शॉर्ट ऑर्डर है उसी को ही एलाबोरेट किया और तमाम पहलू उसके मद्देनजर रखते हुए ये फैसला आया है। दूसरी बात इसकी इम्प्लीमेंटेशन की,
देखिए, आइन का आर्टिकल 189 और 190 बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हर इदारे ने, हर फर्द ने मन्नो-अन तस्लीम करना है और उस पर अमल दरामद करना है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अजीब सूरत हाल और गंभीर सूरत हाल में फंसा हुआ है। वो इस तरह के उधर पार्लिमान है कि पार्लिमान ने सेक्शन वो क्या कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, 104 उसमें तरमीम कर दी और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हवाले से कर दी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल वो मानना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है। अब पार्लिमान और क्या कहते हैं अदलिया, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो भी उसकी नीयत है, चाहे उसकी बदनीति कहें या अच्छी नीयत कहें, 5 दिन लगातार बैठा है कि कोई इस पे कोई स्पेशल सीट्स, रिजर्व सीट्स के हवाले से कोई फैसला कर सके। लेकिन इस वक्त तक वो नाकाम हुआ है, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ और उस पर उन्होंने कोई आउटपुट नहीं दी कि ये हमारा फैसला है। अलबत्ता जब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक खत लिखा और पंजाब असम्बली के स्पीकर और फिर शायद सिंध असम्बली के स्पीकर्स ने, तो उस पर उन्होंने जो पार्टी पोजीशन वाजे की, उस पर कौमी असम्बली के स्पीकर ने पार्लिमानी पार्टीज की एक लिस्ट जारी कर दी और पार्लिमानी पार्टी की लिस्ट में तहरीक इंसाफ को निकाल दिया। आल्दो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट थी उसमें पीटीआई बिल्कुल शामिल थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी शामिल थी। लेकिन जो ज़ोमा पीटीआई के मसलन मिनिस्टर गौर खान और उमर अयूब खान साहब हैं, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शिरकत नहीं की, ना शामिल हुए और ना ही पीटीआई में शामिल हुए और वो आज़ाद रह गए। क्या ही बेहतर होता मेरी समझ के मुताबिक, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि अगर वो पीटीआई में शामिल हो जाते तो कम अज़ कम पीटीआई का स्टेटस पार्लिमानी पार्टी के तौर पे रह जाता और स्पीकर को पार्लिमानी पार्टी की लिस्ट से उसको ना निकालना जाता। मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर को जो उस लेटर के जवाब में जो रिस्पांस किया है, उसकी बुनियाद पे स्पीकर ने ये काम किया। अगर तो ये आपस में कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेल रहे हैं वो भी बनती है बात, लेकिन टेक्निकली वो पार्लिमानी पार्टी की लिस्ट में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। और ये इस फैसले को अनडू करने के लिए, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसको अनडू करने के लिए ये सारा प्लान किया गया है। बहरहाल आप देखते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद नहीं होगा। यकीनन एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसकी तरफ मैं इशारा जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 13 मेंबर्स बेंच था, जिसमें 2 ऑनरेबल मेंबर्स ने इख्तलाफी नोट पहले लिख दिया। अब 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपना एक अक्सरीती फैसला डिटेल के साथ जारी कर दिया 70 सफ़े का। लेकिन 3 जजेस वो भी हैं अभी जिन्होंने ना तो 2 रुकनी जज साहबान के साथ अपनी हाँ में हाँ मिलाई और ना ही 8 रुकनी बेंच के साथ। तो एक तीसरा फैसला भी आने की तवक्को है। वो कब आता है? चूँकि 13 जजेस का तो कहीं ना कहीं तो या डिसेंटिंग नोट बाकी का आना चाहिए या इसकी तायीद में कोई आना चाहिए, तो वो भी एक आएगा और ये एक नई जो है ना वो एक एम्बिग्विटी वाली सूरत हाल भी बन जानी है। ओके। अलबत्ता इसमें बात क्लियर है कि वही फैसला प्रिवेल करता है जो कि मेजॉरिटी जजेस ने किया हुआ होता है, यानी कि इस केस में 8 मेंबर्स का फैसला वो प्रिवेल करेगा आर्टिकल 190 के हवाले से। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अब देखना सारा मसला ये है, क्योंकि एक फैसला तो इलेक्शन का भी हुआ, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सके थे। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले पर अमल दरामद किस तरह करवाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि अगर ख़त का जवाब नहीं
जो ख़त का जवाब जो भी आना है, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब एक सुप्रीम कोर्ट के पहले वजाहत और फिर तफसीली फ़ैसला, कितना मुश्किल है आसान रह गया अब इसका जवाब देना, और ये इम्प्लीमेंट कैसे कराएगी सुप्रीम कोर्ट? हमने देखा इंतखाबात भी वक्त पे नहीं हुए, जबकि कह दिया गया था कि इनको वक्त पे कराया जाए। देखिए, दो तरीके हैं ना कि आप बुला लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत में, कोई पार्टी चली जाए और जाके दरख्वास्त दे दें। देखिए, आर्टिकल जो 5 है ना, उसके तहत इलेक्शन कमीशन बाइंडिंग है आर्टिकल 7 के साथ मिला के कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, और वो आर्टिकल 189, 90 के भी ऊपर चली जाती है बात मेरी दानिश्त में। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब कानून भी बन गया हुआ है, और कानून के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मंसूर अली शाह साहब की भी लिखी हुई हैं कि जब कानून बन जाए तो फिर फैसले बदल दिए जाते हैं, फैसलों के ऊपर आ जाए तो वो मंसूर अली शाह साहब की मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये अब इंटरप्रिटेशन ही है। और या तो सुबह वो बुला लें 8 रुकनी बेंच, अब तो चूँकि उन्होंने तफसीली फ़ैसला दे दिया है तो वो भी बात ख़त्म होगी कि हमें ख़त लिख दें, PTI भी लिख दे हमें ख़त लिख दे। तो अब तो ये नए सिरे से ही कोई मामला उठेगा कि वो 8 रुकनी बेंच खुद कैसे बैठेगा। तफसीली फ़ैसले के बाद जो चीज़ उन्होंने आता है तहरीर में लानी थी वो ले आए हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ना चाहिए और वो ओहदेदार भी रहते हैं जो चले जाएं, इमरान खान साहब तो पार्टी के चेयरमैन नहीं थे और ये बने नहीं, बैरिस्टर गौहर कौन ओहदेदार है चेयरमैन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बैरिस्टर गौहर ने कुल 6 लोगों को टिकट दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने, लेकिन उन्होंने 6 लोगों को टिकट इशू किए जिसमें वो खुद भी शामिल नहीं है। वो उन 8 लोगों में शामिल हैं जो हर सूरत में आज़ाद हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। उमर अयूब भी और वो भी और 6 दीगर लोग जो हर तरह से आज़ाद हैं, जिनके ऊपर ये फैसला भी लागू नहीं होता। मेरे ख्याल में बजाय लड़ाई झगड़े के होने के, हम ज़ाहिर है मीडिया तो ये तूफ़ान बर्पा करता है, बहस भी करता है, बात भी करता है, इस केस के रिव्यू को, इसकी अपील को, इसके CMA को जो भी होना है वो जल्द अज जल्द लगा के इसे एक तरफ लगाना चाहिए। जैसे अब एक 1.25 साल 1.5 साल के बाद लग गया है 63A वाला कि भाई क्यों दबा के बैठे थे आप, लोगों को फैसले किए आप सुने। मतलब 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कह रहे हैं कि भाई ये दे देना चाहिए था इन्हें तफसीली फ़ैसला, इन्होंने 71 दिन बाद दिया। कोई ज़रूरत थी? ये चीफ जो मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने 61 दिन के बाद एक फ़ैसला दे रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के ख़त पे, तो आप या वो 57 दिन हुए थे उस ख़त को लिखे हुए, आप उसी वक्त वजाहत जारी कर देते, उस ख़त की भी इतनी एम्बिग्विटी ना होती। अब आपने उसको भी कवर कर लिया तो फिर वेट तो करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं नज़र आ रहा, सीधी सी बात है, इंप्लीमेंट होता नहीं नज़र, क्योंकि अगले दिन भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार हो जाएगा आपके ख्याल? मेरा ख्याल है कि मैं तो कह रहा हूँ बंद ही कर दें यहाँ कंटेम्प्ट वगैरह तो भाई जो हम फैसला कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गुस्सा किया, बेसिकली आपका आर्गुमेंट है कि इलेक्शन कमीशन 2 जज साहिबान पे निकाला है 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन पे, जिसका इत्तेफाक राय से फैसला था कि ये PTI की नहीं बनती। एक ने ये कहा था कि बाकियों को नहीं मिल सकती, पंजाब के बाबर बरवाना ने। फैसला उनका भी 5 के साथ था कि ये PTI की नहीं बनती सीटें। 4 ने ये कहा कि नहीं हम बाकियों को दे रहे हैं, मतलब वो कसरत राय से फैसला था। तो जब वो एक आईनी बॉडी फैसला कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सबसे बाला है, लेकिन ये है तो तशरीह तलब ना कि भाई आप एक तरफ इंसाफ दे रहे हैं तो सुन भी लें सारों को। आपने ना उन खवातीन को बुलाया, ना उन अकलियतों को बुलाया जिनके खिलाफ आप फैसला दे रहे थे। PTI का वकील खड़ा होकर कह रहा है आखिरी दिन भी कि ये सीटें आप सुन्नी ताद को दे दें, ठीक है, सुन्नी ताद कौंसल को दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम तो मुकम्मल इंसाफ फराहम कर रहे हैं, हम PTI को देंगे। तो फिर अब ये बुनियादी इंसानियत जो नहीं भी मांगा था आप कह रहे हैं वो भी दे नहीं, वो तो अली जफर साहब ने कहा कि हमें तो जो तवक्को भी नहीं थी वो मिल गया हमें। ये अदर साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन का भी तो फैसला हुआ था, लेकिन हमने देखा कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ वक्त पर। इलेक्शन कमीशन ने फिर जब करवाने थे तभी करवाए। एक तरफ तो जाहिर है आमिर साहब ये कह रहे हैं कि बंद कर दें इस तरह इलेक्शन कमीशन को, उनका फिर क्या किरदार रह गया अगर वो फैसले नहीं कर सकते। और साथ में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जब वजाहत पिछले हफ्ते आई है गालिबन, तो ये वजाहत का क्या मकसद था? जब फैसला एक हफ्ते बाद तफसीली आना ही था, अगर वजाहत देनी थी तो वो शुरू में भी आ सकती थी या फिर फैसला आ जाता तफसीली, लेकिन वजाहत हफ्ता पहले आई है। तो ये चीज़ें अपेरेंटली जो है वो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराना चाहती है, इसका सीक्वेंस बता रहा है हमें। और दूसरी तरफ जो है वो अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि मखसूस नशिस्तें देनी है कि नहीं देनी है। क्या होगा आपके ख्याल? अच्छा, मैं आमिर इलियास राणा साहब की बात से इतफाक़ करता हूँ। ऐसा इलेक्शन कमीशन हमें नहीं चाहिए। छोड़ें इसकी इंडिपेंडेंट, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। इस इलेक्शन कमीशन ने बता दें
एक सियासी जमात को एक फ्रीक के अलावा कुछ क्या किया? मैं गिनवाना शुरू करूं तोशा खाना से, तौहीन इलेक्शन कमीशन से लेकर मैं आपको कहां वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बेख्तियार सा लग रहा है हमको, वो इसलिए कह रहे हैं। कोई शक नहीं। ये छोड़ दें, बेख्तियार होता तो आज तक ये हाल ना होता। जिस तरह बैठ के तबाही और बर्बादी की है इन्होंने इस मुल्क के निज़ाम की, ये रिकॉर्ड है, तारीख लिखी जा रही है। अब आती है एक बात और, मैं आपके सामने ये बात बताएं, ये फैसला कैसे होगा? वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जब आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी तभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ज़ाहिर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के कंसेंसस से ही होता है, और उस वक्त आप लोगों ने ज़मीनों आसमान के कलाबे मिलाए तारीफों के। फिर उसके बाद आप लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये तो आपके फेवर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इस केस से हट के मैं एक बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पाकिस्तान में। अगर तमाम जमातें उनको सूट करता है तो वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ करती हैं, सूट नहीं करता तो वो उसकी बुराई करती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की तो कोई स्टेटस फिर नहीं बचेगा ना। फिर तो पार्लियामान के मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ इलेक्शन, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई और भी चीफ, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन कोई नया भी बन जाए तो बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस पार्टी को सूट करता है जिसके हक में फैसला जाता है, दूसरा उसका मुखालिफ बन जाता है, वो कहता है इसको बंद कर। ये छोड़ें, मैं और बात कर रहा हूं। आप और बात कर लें। मैं और बात कर रहा हूं। आप इस मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट का दायरा इख्तियार बढ़ के हर जगह चला गया ना, आज आप खत्म कर दें, रूल ऑफ लॉ ले आए, आइन के आर्टिकल 4 और 5 पे इतला कर दें, बाखुदा ये नहीं रहेगा। यानी हम सब एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जलसा अपना कैंसिल कर देते हैं, कैसे खत्म होगा रोल? के बारे में एवन फील्ड के, वो सर मेरी एक बात सुने, वो नहीं खत्म करना चाहते। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा, इतने नारे लगाए, हमने क्या कुछ करते रहे हैं। वो तो वजह है क्या, अब जाके छत्र छाया के नीचे बैठ, और नवाज शरीफ तो पहला बार ये एस्टैब्लिशमेंट वो सब करते रहे, फायदा लेते रहे। मैं तो अग्री कर रहा हूं, वो अभी भी ले रहे होंगे फायदा, बट आप तो जलसा भी कैंसिल कर देते हैं उनके कहने पे। हुकूमत तो बड़ी चीज होती है। देखिए बात फिर बताता चलूँ आपको, ये जलसे जुलसे कैंसिल करना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मुल्क की सालमियत के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा, तो गलत नहीं किया। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ इस बात को कि आपने अफरा तफरी से बचाने के लिए, लेकिन ये जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है ना, दो चीज़ें आपके सामने बताता चलूँ मैं। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफगान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं तजवीज़ कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए कि 2 जजेस ने मेजॉरिटी के फैसले को रद्द किया है और तहरीरी तौर पर दस्तखत के साथ जारी किया है। इट्स अ मिसकंडक्ट। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। पैरा 54, 55 और 56 सारा पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, देखें ना जी। अब आ गया जी, दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन डिक्लेयर इनएलिजिबल टू ऑब्टेन द इलेक्शन सिंबल, इट नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैन नॉट बी मेंशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट in the list of contesting candidate form 33 despite allotment of different election symbol to their under section 63 of the nor they can be notified as independent return candidate in the election section 98 notification। बड़ा वजाहत के साथ कह दिया कि जिस डेट को ये सारा कुछ किया वो गलत है, और मैं इसकी वजाहत आपके सामने लगाऊंगा। और इसी तरह बड़ा कह दिया कि 98 पैरा 55 के पैरा 56 के अंदर लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर का फैसला जो है वो अदालत ने रद्द कर दिया है। तो 13 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, या गौहर जो है उस वक्त पार्टी के चेयरमैन थे, या डिफेक्टो डिजोरे का इशू नहीं है। यानी मैं इसकी मिसाल यूं लेता हूं, तहरीके अदम एतमाद वाला मामला था, 3 अप्रैल को तहरीके अदम एतमाद के जरिए फारिग कर दिया और तहरीके अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। उन्होंने 7 अप्रैल को फैसला दिया और उन्होंने कहा माजी में जाएंगे आप 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल वाले दिन घड़ियां सुइयां पीछे गई। 3 अप्रैल को इजलास हुआ, क्योंकि 7 दिन आगे जा नहीं सकता। आइन कहता है, 95 आर्टिकल कहता है। मैं उस फैसले को गलत नहीं कह रहा, भाई सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। इसी तरह मैं आपके सामने ले जाता हूँ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चले मैं बता देता हूँ, हमजा शरीफ का हलफ नहीं ले रहे थे सदर और गवर्नर, हाई कोर्ट ने कहा तब भी ले रहे थे। फिर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा नहीं स्पीकर लेगा। स्पीकर का लिखा है इनके अंदर, बता दें आप। यानी वो नहीं मानते कि वो भी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है तशरीह करने का। ओके, तो ये मैं बताता चलूं। चले मैं जरा पाशा साहब आपकी तरफ जाता हूँ। ये अजहर साहब कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट पे जा रहा हूँ, आप हमारी सीटें हमें दें, बात खत्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह रहे हैं या तो हो उनका हक हो। ओके अजहर साहब, पॉइंट टेकन सर। अंपायर होते, हक हमारा है, ये सीटें हमारी हैं और इस पे अमल दरामद होना है। और वो कानून साजी जो की है वो कानून साजी गलत है। ओके, आपका पॉइंट आ गया। हमारी यही अदालतें। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसन रजा पाशा साहब। पाशा साहब वो कह रहे हैं मिसकंडक्ट पे मैं इन ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कहते हैं जा रहा हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल।
बाकी वो कह रहे हैं 63 एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रीराइट हुआ है, स्पीकर से ओथ ले लिया। सो ये सिचुएशन बनने जा रही है और अब आप कहते हैं आपको भी इम्प्लीमेंट होता फ़िलहाल फ़ैसला दिखाई नहीं देता, तो फिर तो ये बहुत बहरानी कैफियत शुरू हो जाएगी। गुजारिश ये है कि कभी भी इख्तलाफी नोट जज साहबान की तरफ से आने पे मिसकंडक्ट नहीं होता और ना इसको तस्वर किया जाता है। हर एक का अपना एंगल है, अपनी सोच है, उस हिसाब से उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा तो ये बहरहाल कर सकते हैं, इनको राइट है कि वो आर्टिकल 209 की जो प्रोविजन है वो इन्वोक करते हुए इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें, लेकिन रेफरेंस का बनना कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इख्तलाफी नोट कभी भी मिसकंडक्ट में नहीं आता। ये उनका इंडिपेंडेंट जज होने का सबूत है कि उन्होंने मेजॉरिटी फैसले को रद्द करते हुए अपना इख्तलाफी नोट दिया। इसी तरह अगर कोई और जज कोई फैसला करता है तो उसको भी उसके फैसले को अनटिल अनलेस कहीं पे आपको ये नजर आए कि उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल है, उन्होंने कोई मैल प्रैक्टिस की है, उन्होंने कोई अनडू इन्फ्लुएंस जो है वो माना है। जब इंडिपेंडेंट जजेस हैं तो इख्तलाफी नोट कभी भी मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता। अभी मैंने पहले भी अर्ज किया था, अभी एक और इख्तलाफी नोट आना है जिसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं, मंदोखेल साहब हैं, तो वो उसको भी क्या करेंगे ये देखें। इस तरह अब जो अभी तफसीली फैसले में जो एक और बात आई है, उन्होंने भी इन दो जजेस के खिलाफ बड़ा जाती लेवल पे आके बात की है। तो ये अब मामला कानूनी और आईनी से हट के जातियात की हद तक भी चला गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। और हमारी सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और ऐसा फोरम है जहाँ पे इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये समझते हैं कि जो लीगल एथिक्स और वैल्यूज़ है उनका ख्याल रखना चाहिए और हम सब उनसे सीखते हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे बेंचेस को हेड करते हैं और फैसले करते हैं, मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। लेकिन जब भी जातियात के पे बात आती है, जाती रंजिश की बात आती है, वहाँ पे इंसाफ होता नज़र नहीं आता। चाहे वो इख्तलाफी नोट में हो, चाहे वो मेजॉरिटी डिसीजन में हो, ये मुनासिब नहीं है। हम हाथ बांध के अर्ज करते हैं उनसे कि खुदारा आप जातियात को बीच में ना लाएं, मुल्क को देखें। मुल्क के 25 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है। जो बात आपके मुंह से निकलती है, जो आपकी जजमेंट में लिखी होती है, वो सदियों तक रहना है उसने, वो तारीख का हिस्सा बननी है। ये मुझे बताइएगा, ये ऑर्डिनेंस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अब चैलेंज हो गया है और अजहर साहब ने उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में लाहौर, तो मुझे ये बताइएगा ये आपको कितना फ़ीसद इम्कान नज़र आ रहा है कि ये जो है वो इसमें तब्दीली हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं अजहर साहब की इस कोशिश की तारीफ करता हूँ और मेरी सोच भी इनके साथ है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई है मास्टर ऑफ द रोस्टर चेंज करने के लिए, वो ठीक नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। और इस मामले पे मुल्क भर की तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स एक पेज पे हैं और सब ने कंडेम किया है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि ये तरमीम ख़त्म करें। और असम्बली से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जब ये एक्ट बनने के लिए उनके पास आएगा तो इसको ज़रूर स्ट्राइक डाउन करेंगे और कुछ बेहतर, जिस तरह पहले जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को दिए, तो वो इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को ही सुपुर्द करेंगे। ठीक, राइट जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो वकला तो कह रहे हैं वो सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, और ये इनकी राय है। जैसे पाशा साहब कह रहे थे तमाम वकला की जातियात पे जजेस आगे, तो क्या हमने लाइव नहीं देखा जातियात पे? मतलब वो वकीलों से ज़्यादा जज एक दूसरे को, वकीलों का केस जज साहिबान हमारे लड़ रहे थे, मौजूद जज साहिबान वो आपस में लड़ रहे थे। वो लुकमा एक दूसरे का, जैसे वो कहते हैं ना, खींच के, तो वो कि नहीं मैं बात करूंगा, और वो जज जो वकला थे वो परेशान खड़े थे कि भाई हम कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि लाइव थी तो नए पैरामीटर सेट हो रहे थे एक सिस्टम के कि भाई लाइव में कौन कितनी काबिलियत दिखाता है। ये तो होगी ना वो पिछले की बात। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो मान लिया है, उन्होंने उसके ऊपर कमेटी भी बना दी और आज बेंचेस भी तश्कील दे दिए। मैंने आपको बताया पीर वाले दिन लग गया है वो जो 63A का रिव्यू है, और उन्होंने 2-3 सफ़ात पे मुश्तमिल 8 पैराग्राफ पे
मंसूर अली शाह साहब ने ख़त भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरे ख़त को मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए कि मैं नहीं समझता कि इस आर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक बात है, उन्होंने लिख दिया है और अब वो मिनट्स में आ जाएगा जब ख़त सीनियर मोस्ट जज का आ गया है। और उसके अंदर अब ये देखना ये होगा कि जो ऑडियो लीक्स का है कमीशन जिसने रोका था, उसकी सरबराही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज जो नई कमेटी बनी है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को तजवीज़ किया है। उसकी डेट अगले हफ्ते आनी है, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को उसमें डाल लिया क्योंकि प्रैक्टिस एंड ये जो ऑडियो लीक्स में मुनीब अख्तर साहब पहले से मौजूद थे। यहाँ पे इसमें ये 63 है उन्होंने रीराइट किया था आइन में, तो उनको डाला हुआ है मंसूर अली शाह। अब इन 2 जज साहिबान का कंडक्ट इसमें भी सामने आएगा कि वो इस कमेटी को मानते हैं या नहीं मानते और हम किस नहज पे लड़ाई को ले जाते हैं ज़ातियात के ऊपर। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो मान लिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर जो बन गए हैं जिनको आर्डिनेंस की सूरत में एक रास्ता दे दिया गया है। बहरहाल ये एक अच्छी बहस है अगर ये अदालतों में ही रही। देखें हमारे जज साहिबान भी हमारे ही अंदर से हैं। जब हम सब बिलहसल कौम लगे हुए अपने अपने मफाद में, तो जज साहिबान भी तो चैम्बरों से वकील लेते हैं पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। ये मेरा हर जगह पे आदिल भाई सवाल है कि जब तक आप अदलिया में तकर्रियों का सिस्टम नहीं बदलेंगे, ये कुछ भी नहीं बदलने लगा। आप कहते रहें कि ज़ातियात पे आगे, इससे आगे भी जाएंगे। जो सड़कों पे मारा मारी है वो अदालत में भी आ रही है। जी 1 मिनट अदर सिद्दीक साहब, आज स्टे भी नहीं दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। बट वी हैव 30 सेकंड्स। अच्छा नहीं, मैं आपको बता चलूँ वो अपना मेरे लीडर हैं हसन पाशा साहब, वो इख्तलाफात अपनी जगह वकीलों में होते हैं। ये ऑर्डिनेंस से बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना ये मास्टर ऑफ रोस्टर के ख़िलाफ़ है। अगर आपने फिर चीफ जस्टिस को इख्तियार के इस्तेमाल करने का दिया, आज स्टे नहीं था, एतराज़ लगा था कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाइल करें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एतराज़ ओवर रूल कर दिया है और सुबह चीफ जस्टिस मिस आलिया अलीना इस केस की समाअत करेंगे। और पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज़, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ जो है वो मैंने साथ लगाई हुई हैं और अदालत के सामने इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इस पर नोटिस होगा 27 में अटॉर्नी जनरल और बाकी। और ये आज जो इसके कॉन्सिक्वेंस में जो बेंच तश्कील दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो बेंच को भी काम नहीं करना चाहिए जब तक इसके ऊपर इसकी वैलिडिटी के ऊपर, जैसे जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है जो अपना कमेटी के हवाले से, कि इसको पहले बैठ के फुल कोर्ट पहले इसको डिसाइड करे कि ये ऑर्डिनेंस ठीक है फिर आगे चले। राइट, थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, आमिर इलियास, हसन रज़ा पाशा साहब। आप गुफ्तगू कर रहे थे आज जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है उस पर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे नए DGISI जनरल आसिम मलिक तैनात हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नए DGISI अपॉइंट हो गए हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये ज़ाहिर है तैनाती तो एक रूटीन मैटर है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं, तो आप इस अपॉइंटमेंट को किस तरीके से देखें और इनके ज़रा बैकग्राउंड के बारे में भी ज़रा हमें बताइए। लेकिन जनरल आसिम मलिक इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छा जानता हूँ। वी हैव वर्क टुगेदर इन बदीन और आई नो कि वो उन्होंने ही द सोर्ट ऑफ ऑनर फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, ये रॉयल कॉलेज और डिफेंस कॉलेज के भी क्वालिफाइड हैं। उसके बाद ये फोर्थ लेवल बर्थ के ग्रेजुएट हैं। चीफ वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं कमांड स्टाफ कॉलेज में। ये चीफ इंस्ट्रक्टर हैं ये अपने ये जो हमारा डिफेंस इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हैं। उसके बाद डिवीजन कमांड किए हुए कोयटा में, देन ही हैज कमांडेड ब्रिगेड इन नॉर्थ पाकिस्तान में। सो ही इज टोटली क्वालिफाइड एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने प्रोफेशनल ऑफिसर को सोच समझ के काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मलिक ने अपॉइंट किया है। एंड लेट मी टेल यू ही इज़ अ डूअर। जो उनको टास्किंग दी जाती है उनके ऑटोमेटिकली अपने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सिंस इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर और DGI से मुकर्रर हुए हैं, तो वो उनको बहुत एसेंट तरीके से डिलीवर करेंगे। चाहे वो आपकी अंदरूनी मसाइल जो आपके टेररिज्म का है, एनिमी के नैरेटिव का है कि जी फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, कि सोशल मीडिया पे जो आपको डिजिटल टेररिज्म चल रही है उसके ऊपर ले लें, या इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करें, अज़्म इस्तेहकाम की जो बहुत ही ज़रूरत है यूनिटी की यूनिट में,
वो तमाम स्टेट ऑर्गन को लेके वो साथ चलेंगे, उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। ही मेक्स अ वेरी गुड हैप्पी टीम जो अपने प्रोफेशनल तरीके से वो लेके चलते हैं। उनकी ISI के अंदर जो उनका स्टाफ है वो दे शुड बी वेरी हैप्पी के दे हैव गॉट अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। उस हिसाब से फिर आपके बैरूनी चैलेंजेस आपको पता है इस वक्त रीजन में क्या है। कोयटा के इंडिविजुअल हमारे इंटरनल के बलूचिस्तान में CPEC की क्या प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान की इशू क्या है, उसके बाद इंडियन रॉ और इंडियन हुकूमत हमारे साथ क्या घिनौना खेल के लिए वो वी नो इट। गाज़ा की सूरत हाल आपके सामने है, इस्लामिक वर्ल्ड, मिडल ईस्ट में वर्ल्ड क्या क्या हालात हो रहे हैं, वो तो ही है द कंप्लीट उनकी गहरी नज़र है तमाम चीज़ों के ऊपर। देन इवन एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी GHQ में सर्व कर चुके हैं, द मिलिट्री ऑपरेशन में भी रह चुके हैं। सो ही हैज़ अ टोटल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड देन हाउ टू कोप अराउंड विद देम। और चीफ आर्मी स्टाफ को मैं मुबारकबाद दूँ, उनको मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छी चॉइस है उनकी इस वक्त के इन्वायरमेंट को देखते हुए, और जो भी वो उनके मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए, मुल्क के हालात को देखते हुए आई थिंक ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो और हमारी सॉवरेनिटी जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है DGISI की, प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उनकी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो टेररिज्म का मामला हो, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हो, प्रोफेशनलिज्म की बात हो, सोर्ड ऑफ ऑनर हैं। इन तमाम तर खूबियों के साथ उनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दरपेश ख़तरात, चाहे वो सोशल मीडिया से पाकिस्तान के नैरेटिव में तब्दीली लाने की बात हो या फिर बैरूनी और दहशतगर्दी के बराह रास्त ख़तरात हों, उससे निपटने की भरपूर सलाहियत और तजुर्बा रखते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।